एपिसोड की शुरुआत में उसी टाइम को दिखाया जाता है जब रांग वान को कॉल करके केयरफुल रहने को बोलने वाली थी, पर वान उसका कॉल पिक नहीं करता। अब थ्रोन सेरेमनी होने में अब भी 30 मिनट बाकी थे, इसीलिए वान हाई से किंग यून को काउंसिल हॉल तक लेकर आने के लिए बोलता है। उसकी बात मानकर हाई वहां से चली जाती है और इसी वजह से वान काउंसिल हॉल में आग के बीच अकेला फंस गया था। प्रेजेंट टाइम में आग लगने की खबर मिलते ही संग बिना कुछ देखे आग के अंदर वान को बचाने के लिए चली जाती है। उस टाइम वान वहां से निकलने के लिए ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, पर धुएं की वजह से उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और वो बेहोश हो रहा था। बेहोश होने से पहले संग को आग के बीच देखकर वान को उसके साथ बिताए हुए सभी पल याद आते हैं। तभी संग वान को रूम के अंदर देखकर उसके पास आने लग जाती है। भले ही आग कितनी भी तेज हो, वो वान को संभालती है, लेकिन वान को उठाकर बाहर ले जाना संग के लिए बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से वान होश में भी नहीं आ रहा था। संग तब रोते हुए हेल्प मांगने लग जाती है। वो इस तरह वान को खोना नहीं चाहती थी। इधर वान और संग की आग में फंसे होने की खबर मिलने के बाद यून रोते रोते अपनी मॉम के पास जाता है। वो अपने फादर हुआन की तरह आग में जलकर अपने अंकल और आंटी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वैसे रांग अब खुद नहीं चाहती थी कि वान के साथ कुछ बुरा हुआ। लकीली वान को आग से बचा लिया गया था। उसका अब ट्रीटमेंट भी चल रहा था, पर वो अब तक होश में नहीं आया था और संग हर पल वान के सामने बैठकर उस पर नजर रख रही थी, उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। इस पॉइंट पर संग के लिए वान उसका सब कुछ था, जिसके लिए वो अपनी फिक्र किए बिना आग में ही कूद गई थी। तभी वहां पर प्राइम मिनिस्टर मिन आता है, जो कि संग को इंजर्ड देखकर बहुत ही गुस्सा था। उसे फर्क नहीं पड़ता वान को कुछ भी हो जाए, पर उसके हिसाब से संग को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। यहाँ पर मिन का गुस्सा देखकर संग बहुत ज्यादा शॉक थे। तभी वान की ये हालत देखकर हाई बहुत रो रही थी। उसके हिसाब से अगर वो वान के साथ ही रहती तो वो आग में नहीं फंसता। उसे वान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ऊपर से वान और संग को आग से बचाते दौरान चॉय खुद इंजर्ड हो गया था, जो देखकर हाई को बहुत ही बुरा लगता है। हालांकि चॉय के हिसाब से हाई की इसमें कोई भी गलती नहीं है, और बात रही उसकी तो वो सिर्फ ब्राउन प्रिंस को बचाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। अब कुछ देर बाद संग को हाई से पता चलता है कि वान थ्रोन हॉल की तरफ ही जा रहा था, लेकिन मिन का टेक्स्ट आने के बाद वान उसे बात करने अकेले काउंसिल हॉल की तरफ गया था। ये बात संग के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। वो वान के पास जाती है, उसके चेस्ट पर सर रखकर सो जाती है और उसे देखकर पास्ट के पल को याद करती है, जब वान उसके लिए हमेशा खड़ा था, उसे हर टाइम प्रोटेक्ट करता था। लेकिन आज वो खुद अपने पैलेस में सेफ नहीं है। उसके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो सेफ हो। इधर पैलेस में आग लगने के इंसिडेंट पर मिन को एक पब्लिक स्टेटमेंट देना था, पर वो देने से मना कर देता है। फिर भी मीडिया में एक खबर लीक हो गई थी। ऊपर से लोग वान को नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए लोगों को लगा कि उस आग में उसकी मौत हो गई है। दूसरी तरफ आग किसने लगाई है, ये पता लगाने के लिए संग पैलेस की सीसीटीवी चेक करवा रही थी, लेकिन काउंसिल हॉल की सीसीटीवी चेक करने के लिए रांग की परमिशन चाहिए। इसीलिए संग इस बारे में बात करने के लिए रांग से मिलने जाती है। रांग वान का हालचाल जानना चाहती थी, लेकिन संग उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर भी रांग उसे सीसीटीवी का एक्सेस दे देती है। अब जब संग वापस आ रही थी तो मिन वान के साथ है ये जानकर वो भागकर वान के रूम में आती है, क्योंकि अब तक वो समझ चुकी थी कि मिन वान के लिए खतरा है। हालांकि मिन के हिसाब से वो रॉयल फिजिशियन को वान के लिए लेकर आया था। वहीं ताइजू और हांदा लोगों के बीच वान की मौत को लेकर चल रही गॉसिप सुनकर संग को कॉल करते हैं, पर उस टाइम संग वान के साथ ही थी। वो उसका कॉल पिक नहीं करती। उधर मिन रांग से मिलने के लिए आया था। इस टाइम वान होश में नहीं था, तो मिन चाहता था कि यून फिर से अपनी किंग की ड्यूटी संभाले, नहीं तो सभी रॉयल अथॉरिटीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स रॉयल फैमिली के खिलाफ कोई डिसीजन लेंगे। मिन का ये बदलता बिहेवियर रांग के लिए बहुत ही शॉकिंग था, पर वो कैसे अपने बेटे को फिर से उसकी मर्जी के खिलाफ किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबाकर रखे। तभी वहां पर वान आता है, जो कि अब बिल्कुल ठीक और सही सलामत था। साथ ही अब वो पूरी ड्यूटीज निभाने के लिए आया था। वान के ठीक होने की खबर जब संग को मिलती है तो वो तुरंत अपने काम छोड़कर उससे मिलने के लिए आती है, और वान भी उसी का इंतजार कर रहा था। वो उसका रास्ता रोककर उसे हक कर लेता है और संग उसे देखकर रोने लग जाती है। हालांकि संग उसे बचाने के लिए आग में कूदी और इंजर्ड हुई। ये बात वान को जरा भी पसंद नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि आज वान ने मिन से मिलकर उसे पैलेस में लगी आग को लेकर एक पब्लिक स्टेटमेंट
स्टेटमेंट देने को कहा था क्योंकि लोग उसे डेड समझ रहे थे। वान के सामने तो मिन उसकी बात मान गया था, लेकिन वान सही सलामत था और अब कुछ ही दिनों में किंग का थ्रोन हासिल करने वाला था। ये बात मिन को बहुत ही गुस्सा दिलाती है। अब रात को संग और वान एक दूसरे को हक करके बातें कर रहे थे। यहाँ पर संग वान को मिन पर शक होने की बात कहती है। वैसे वान को पहले से उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा था। उसके पास अगर रॉयल पावर है तो मिन के पास कैबिनेट की पावर है। अगले दिन अब मिन वान के कहे मुताबिक महल में लगी आग को लेकर एक पब्लिक स्टेटमेंट देता है। दूसरी तरफ वान यून से मिलने के लिए जाता है, जो वान को देखकर बहुत रोता है। उसे लगा था कि उसके अंकल उसके फादर की तरह आग में जलकर मारे गए। इधर पब्लिक में लगे आग को लेकर रांग का शक अपने फादर जियोंग पर आ रहा था। नहीं तो उन्हें कैसे पता कि आग गैस एक्सप्लोजन से हुई थी, क्योंकि अब तक आग कैसे लगी ये बात किसी को भी पता नहीं थी। वो अपने फादर से प्यार ज़रूर करती है, लेकिन अपनी बेटे यीयुन की लाइफ खतरे में डालकर नहीं। उस टाइम एरम भी वहाँ पर मौजूद थी। एरम ने जिस तरह उसके फादर जियोंग का उनके बुरे कामों में साथ दिया, उसके बाद रांग एरम को नहीं बचा पाएगी, पर एरम की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ज़रूर उठाएगी। रांग फिर वान से मिलने के लिए जाती है और उसे अपने फादर जियोंग के क्राइम के खिलाफ सभी सबूत देती है, जिसमें जियोंग ने कैसे एरम को वान के पैलेस में सर्वेंट की तरह भेजा और वेडिंग के दौरान एरम के हाथों उसे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की। वो सभी सबूत थे। बुरे काम तो उसने भी किए थे, अगर उसे भी सज़ा मिलनी है तो मिल जाए, पर उसके बेटे यून को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब रांग अब अपने बेटे यून को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी। रांग का ये बदलता हुआ बिहेवियर वान के लिए बहुत ही शॉकिंग था, फिर भी वो उसे सज़ा के लिए रेडी रहने को बोलता है। इधर मिन शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए गया था, जहाँ पर उसे संग ज्वाइन करती है। वो एक पल के लिए मिन की तरफ मजाक में गन पॉइंट करके पैलेस में आग लगाने वाले पर्सन की बात पूछती है। संग का ये बिहेवियर मिन के लिए बहुत ही शॉकिंग था। अब रात को वान अपने प्राइवेट पैलेस में था, इसीलिए संग वहीं पर उसे मिलने के लिए जाती है। उस टाइम पर वान अपने कैट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तब संग उसके पास जाकर बैठती है। वैसे दोनों को किंग पैलेस से ज़्यादा अपने प्राइवेट पैलेस में शांति मिलती थी। इस दौरान वान संग को उसके और रांग के बीच हुई बातें कहता है। वान को समझ नहीं आ रहा था कि वो रांग और जियोंग को उनकी गलतियों के लिए कैसे सजा दे। उन्हें सजा देने का मतलब था ये उनका अपनी माँ और नाना से भरोसा टूट जाना। वान की ये बेचैनी देखकर संग को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। अगले दिन अब येयुन अपने किंग थ्रोन से ऑफिशियली रिज़ाइन कर देता है, जिसमें इस बार रांग अपने बेटे का खुशी खुशी पूरा साथ देती है। इधर वान मिन को बुलाकर उसे डायरेक्टली पूछता है कि कहीं पॉइजनिंग केस में उसका तो हाथ नहीं था, क्योंकि अब तक पॉइजनिंग केस का क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया था, जिसकी जिम्मेदारी मिन ने ली थी। यहाँ पर वान मिन को पॉइजनिंग केस का मेन क्रिमिनल जोंग का नाम बोलता है और उसके खिलाफ एक्शन लेने का ऑर्डर देता है। यहाँ पर वान का भी शक सही था। उसे पहले से ही रांग ने बता दिया था कि मिन उसके फादर जोंग से मिला हुआ है, इसीलिए तो मिन जियोंग के खिलाफ एक्शन लेने से कतरा रहा था। यहाँ तक कि वो प्रेशर में आकर वान पर ही चिल्ला देता है और इन क्राइम्स में मिले होने का मिन के लिए मेन रीज़न था संग को हासिल करना। इसीलिए वो वान को रास्ते से हटाना चाहता था, पर जो भी हो वान अब थ्रोन पर भी बैठेगा और क्रिमिनल्स को सजा भी देगा। ये वार्निंग वो मिन को दे देता है। ये सुनकर मिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाहर उसका सामना संग से होता है, पर वो आज उससे बात ही नहीं करता, जो बात उसे काफ़ी अजीब लगती है। फिर वान के ऑर्डर पर पहले तो एरम को अरेस्ट किया जाता है, फिर जियोंग के ऑफिस और घर पर रेड डालकर पुलिस हर चीज़ को सील कर लेती है। एरम से जियोंग के खिलाफ स्टेटमेंट मिलने के बाद जियोंग को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। न्यूज़ में ये खबर सुनकर रांग को अपने फादर के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो सच का साथ देने वाली थी, सिर्फ अपने बेटे यीयुन की खुशी के लिए। हालांकि रांग इस टाइम यीयुन के सामने उसके नाना के क्राइम की खबर आने नहीं देती। हो सकता है कि कुछ देर बाद उसे भी अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि रांग ने भी तो अपने हस्बैंड को मार डाला था। इसीलिए वो यीयुन को किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग रहने को बोलती है और कभी भी उसे डर लगे तो उसके अंकल वान के पास जाने को कहती है। इधर जियोंग को अरेस्ट कर लिया गया था, पर वो अभी वान के सामने अपने क्राइम्स को लेकर सच नहीं बोल रहा था। तब वान उसे फाइनली बोल देता है कि उसके खिलाफ उसकी बेटी रांग ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी। ये सुनकर जियोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। दूसरी तरफ मिन को न्यू किंग के लिए अनाउंसमेंट करने को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर प्रेशर कर रहे थे। इस टाइम पर ही उन्हें रिज़ाइन दे दिया था और अब जल्दी उन्हें नया किंग चाहिए, नहीं तो दूसरी कंट्री की अथॉरिटीज़ को वो लोग क्या जवाब देंगे, जिनके उनके साथ फाइनेंशियल रिश्ते हैं। तब मिन कैबिनेट मिनिस्टर को वान की बात मानने का ऑर्डर देता है।
वैसे वान की बात मानना उसके लिए मजबूरी है, नहीं तो उसका भी नाम पैलेस में आग लगाने की क्राइम में आ जाएगा। तब तो उसे प्राइम मिनिस्टर की सीट के साथ साथ संग को फिर से पाने की उम्मीद भी छोड़नी होगी। फिर मिन मीटिंग से बाहर आकर संग से मिलता है। यहाँ पर संग को अब मिन की पूरी सच्चाई पता थी, फिर भी मिन संग के सामने खुद को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है। उसके हिसाब से उसने नेशन का सोच कर ही वान को किंग बनने में सपोर्ट नहीं किया था। पर जो भी हो, अब संग मिन की सिर्फ एक दुश्मन है, क्योंकि जो उसके हस्बैंड का दुश्मन होगा वो उसका भी दुश्मन होगा। अगले दिन फिर वान की किंग थ्रोन सेरेमनी होती है, जहाँ पर पूरे रिचुअल्स के साथ उसे किंग बनाया जाता है। अब वान किंग के थ्रोन को संभालता है। फाइनली उसका चाइल्डहुड ड्रीम पूरा हुआ, वो अब किंग बन चुका था और किंग बनने के बाद वो एक बड़ा डिसीजन लेने वाला था। दूसरी तरफ किंग का जो डिसीजन था वो जब संग चॉय को बोलती है तो चॉय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। असल में कल रात को वान ने संग को अपना डिसीजन बताया था कि वो रॉयल फैमिली का टाइटल हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला है। अब से इस कंट्री में कोई भी किंग नहीं होगा, कोई भी रॉयल फैमिली नहीं होंगे। वो लोग एक नॉर्मल कॉमनर फैमिली की तरह रहेंगे ताकि उनकी लाइफ सुकून भरी हो, उनके टाइटल और किंग थ्रोन को लेकर कोई जेलेसी ना हो, उनके ऊपर खतरा ना हो, फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स ना चले। और संग वान के डिसीजन में उसका साथ देती है, भले ही उसके बाद संग खुद क्वीन या फिर प्रिंसेस ना रहे। पहले उसे भी स्टेटस की बड़ी फिक्र थी, लेकिन अब उसे अपनी लाइफ में सिर्फ वान चाहिए था। जब वान अपना डिसीजन रॉयल अथॉरिटीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताता है तो सभी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पर मिन की सच्चाई वान को पता होने के बाद मिन की हिम्मत नहीं होती वान के खिलाफ जाने की। इसीलिए मिन इस मामले में चुप रहता है और वान के कहने पर एक पब्लिक स्टेटमेंट भी देता है इस डिसीजन के बारे में। अब पब्लिक को जब वान के डिसीजन की बात पता चलती है तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। ताइजू और हानदा भी रॉयल टाइटल खत्म करने की बात से खुश नहीं थे। जब उनके फादर को घर पर आते हैं तो वो लोग इस बारे में उनसे पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ क्लियरली नहीं बोलते। इधर रांग अपने फादर जियोंग से मिलने के लिए जेल जाती है। आज अगर जियोंग जेल में है तो वो सिर्फ अपनी ही बेटी रांग की वजह से। इसीलिए रांग पर वो काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने जो भी क्राइम किए वो सिर्फ रांग को क्वीन और अपने नाती यून को किंग बनाने के लिए किया था। लेकिन अब रांग के लिए किसी टाइटल और पावर से ज्यादा उसका बेटा जरूरी है। यून को पता है कि उस रात उसने अपने हस्बैंड हुआन को कितनी बुरी बातें बोली थी, उसे मरने तक के लिए कहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके लालच की वजह से यून उससे नफरत करे, इसीलिए अब से वो यून की खुशी के लिए ही काम करेगी। और आज के बाद जियोंग उसका फादर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसकी खुशी और उसकी ड्रीम का नहीं सोचा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और याम जियोंग को रोते हुए देखते हैं। हालांकि रांग को उन्होंने बता दिया था कि उस गैस एक्सप्लोजन में मिन उनके साथ मिला हुआ था, वो भी वान को मारना चाहता था। और याम मिन को जेल के बाहर देखते हैं, जो रांग को पिक करने के लिए आया था, क्योंकि उसे रांग से कुछ बात करनी थी। तब वो मिन के साथ चली जाती है। उस टाइम उसका बेटा उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। फिर कार में मिन रांग से वान के डिसीजन पर ऑब्जेक्शन उठाने को बोलता है, नहीं तो फ्यूचर में उसका बेटा यून कभी भी किंग नहीं बन पाएगा और वो खुद भी क्वीन नहीं रहेगी। अगर रांग ने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसके क्राइम्स के बारे में खुद पब्लिक स्टेटमेंट दे देगा। तब रांग अरेस्ट हो जाएगी और उसका बेटा अकेला पड़ जाएगा। मिन की धमकी सुनकर वो शॉक रह जाती है। इधर मिन ने पैलेस का जो बजट था उसे होल्ड कर रखा था। पैलेस को मैनेज करने के लिए पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। अब वान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, ऐसे पूरा पैलेस कैसे मैनेज होगा, सर्वेंट्स की सैलरी कहाँ से आएगी। तब संग वान को अपनी हेल्प ऑफर करती है, आखिर वो भी तो रिच बिजनेस वुमेन है, पैलेस को फंड अब वो करेगी। लेकिन ये बात जब मिन को पता चलती है तो वो संग को रोकने के लिए फिर से एक बड़ा प्लान करता है। और कुछ देर बाद संग को पता चलता है कि उसके और उसके फादर की कंपनी में रेड पड़ी है, उनके सभी काम रोक दिए गए हैं, मतलब कि अब संग रॉयल पैलेस को फंड नहीं कर पाएगी। तब ताइजू इस मामले को खुद हैंडल करने की बात कहता है और गुको से परमिशन भी दे देता है। फिर गुक ताइजू से संग को घर छोड़ने का ऑर्डर देता है, जो देखकर वो काफी शॉक थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी संग के लिए इतनी फिक्र नहीं दिखाई थी। वैसे अब धीरे धीरे संग अपने फादर
अंदर और अपने भाई के करीब आ रही थी। आज पहली बार संग ने ताइजू को भाई बोला था, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाता है, पर उसे अपनी सिस्टर से भाई सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इधर संग वान के पास आकर उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है और उसे उसकी फैमिली कंपनी में चल रही प्रॉब्लम की बात कहती है। फिर भी संग खुश थी क्योंकि अब वो अपनी फैमिली के करीब आ रही थी और उसकी ये बातें सुनकर वान स्माइल करता है। इधर रांग अपने बेटे को सुला रही थी, साथ ही वो मिन की ऑफर की बात सोच रही थी। अगर उसने मिन की हेल्प नहीं की तो उसने जो अपने हस्बैंड को मारा था, ये बात मिन सभी को बता देता तो वो तो जेल जाएगी ही और सोसाइटी भी उनको क्रिमिनल का बेटा कहकर एड्रेस करेगी। ऊपर से मिन के मुताबिक वान को मारने की फिर से कोशिश करेगा। संग को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगले दिन अब रॉयल टाइटल हटाने को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर्स और रॉयल अथॉरिटीज के बीच एक मीटिंग होने वाली थी, जहां पर ताइजू भी शामिल होता है। वो मीडिया को अपना इंटरव्यू देता है। दूसरी तरफ रांग यियुन को पैलेस में घुमा रही थी और उसे समझा रही थी कि रॉयल टाइटल के बिना उनकी लाइफ बहुत ही अलग हो सकती है। इस दौरान उन्हें एक साथ संग देख लेती है। ऐसा पहली बार था कि जब रांग अपने बेटे के साथ पैलेस में वॉक कर रही थी। फिर संग उससे मिलने के लिए आती है और वान के डिसीजन में उसका साथ देने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि बिना रॉयल टाइटल के रहने से उन सबकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। वैसे रांग ने कल रात मिन को कॉल करके उसके साथ हाथ मिला लिया था, इसीलिए आज मिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग में आता है और वान के डिसीजन को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि अब रांग का सपोर्ट उसके पास है। पर ये सिर्फ रांग का एक प्लान था। मिन को मीटिंग तक लाकर सभी के सामने उसकी सच्चाई दिखाने के लिए रांग ने उसकी सभी बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें मिन ने वान को मारने के लिए आग लगाने की बात पर एग्री किया था। रांग वही रिकॉर्डिंग संग को देती है और मिन की सच्चाई सामने आने के बाद वान के डिसीजन पर वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा और उसे उसके क्राइम के लिए सजा भी मिलेगी। फिर संग वही रिकॉर्डिंग लेकर मीटिंग में जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी अथॉरिटीज को उस रिकॉर्डिंग को सुनाती है। मिन की सच्चाई सामने आने के बाद सभी लोग अब उसके खिलाफ हो गए थे। वान को ये बात जानकर बहुत ही हर्ट हुआ, क्योंकि मिन उसका स्कूल टाइम से दोस्त था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त मिन उसे मारने की कोशिश करेगा और मिन को अब संग की आंखों में देखने में भी शर्म आ रही थी। वो समझ गया था कि संग उससे नफरत करती है। उसको हासिल करने की चाहत में मिन ने अब संग और वान की दोस्ती तक खो दी थी। इस पॉइंट पर वान सभी को मीटिंग से बाहर भेज देता है। वो अब मिन से अकेले में इस बार में बात करता है। तब मिन अपना क्राइम नहीं छुपा था। उसके मुताबिक उसने ये सब संग को पाने के लिए रॉयल फैमिली की पॉलिटिक्स से उसे सेफ रखने के लिए किया था, क्योंकि संग को एक बार कार एक्सीडेंट करवाकर और पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई थी। उसे लगा कि जब तक संग वान के साथ है उसकी जान को खतरा है और संग ऐसे तो वान को नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए वो उसे मारकर संग को रॉयल फैमिली से दूर कर देगा। यही उसने प्लान बनाया था और इन सब में वान की भी गलती है। वो संग को प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुका है। ये सब सुनकर वान मिन को कुछ भी नहीं बोल पाता और वहाँ से चला जाता है। तब तक पुलिस मिन को अरेस्ट करने आ चुकी थी, जिन्हें संग के कहने पर चॉय लेकर आया था। फिर वान संग के पास आता है, जिसे संग हक करके कंफर्ट करने लग जाती है। अगले दिन अब वान एक स्टेटमेंट जारी करता है कि रॉयल टाइटल रहेगा या फिर नहीं। इस पर पब्लिक वोटिंग होगी। पब्लिक की मर्जी के खिलाफ कोई भी फैमिली रॉयल नहीं होगी। सभी सोसाइटी में इक्वल होंगे। रात को अब वान संग से एक बार वोटिंग का रिजल्ट आने के बाद अगर उनका रॉयल टाइटल नहीं रहा तो उसे उसके नाम से बुलाने को बोलता है, ना कि किंग कहकर, जो बात वो मान जाती है। दूसरी तरफ चॉय अब भी सोच ही रहा था कि वो हाई को अपना प्यार कन्फेस करे या फिर नहीं, वो उसका हाथ पकड़े या फिर नहीं, लेकिन वो बस सोचता ही रहा और हाई उसे खुद किस करके अपना प्यार कन्फेस कर देती है। अब दोनों फाइनली एक कपल बन चुके थे। उसी टाइम पे एक बस आकर उनके सामने रुकती है, जहाँ पर रॉयल सर्वेंट्स बैठे हुए थे, जो हाई और चॉय को साथ में देख लेते हैं, पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। अब कुछ टाइम बाद पब्लिक वोटिंग का रिजल्ट आता है। पब्लिक ने वान का साथ दिया था। अब से कोई भी रॉयल फैमिली रॉयल टाइटल नहीं रहेगा। सोसाइटी में सभी लोग इक्वल होंगे, कोई किसी से सुपीरियर नहीं होगा। जिसके बाद वान किंग के टाइटल से अपना रिजाइन दे देता है और वान बनता है कोरिया की रॉयल फैमिली का लास्ट किंग। इस डिसीजन के बाद जब संग वान को पहली बार देखती है तो वो उसे किंग नहीं बल्कि वान कहकर बुलाती है। अब दोनों अपनी मर्जी के मालिक थे। दोनों किसी रॉयल रूल से बंधे हुए नहीं थे। फिर 3 साल बाद संग अपनी कैसल ग्रुप कंपनी वापस से ज्वाइन कर लेती है।
क्योंकि रॉयल फैमिली से शादी करने के बाद उसे कंपनी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन कंपनी में आते ही उसे बहुत से काम करने पड़ते हैं क्योंकि ताइजू ने तो नाम की कंपनी संभाली थी। ऊपर से वो आज संग से मिलकर उसकी कंपनी उसे खुद ही संभालने को बोलता है क्योंकि हांदा प्रेग्नेंट थी। उसे काम से फ्री होकर अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना था और संग उसकी बात मान जाती है। वैसे भी ताइजू काम कब करता था। अब एक तरफ जहाँ पर संग और हाई कंपनी संभाल रहे थे तो वहीं वान और चॉय घर पर कुकिंग कर रहे थे। चॉय वान को कोई जॉब करने को बोलता है। आखिर कब तक वो घर पर अपनी वाइफ के लिए खाना बनाता रहेगा। उससे भी तो अपनी वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। तब वान बोलता है कि वो थोड़ा टाइम के बाद जॉब ढूंढेगा क्योंकि अभी भी बहुत से लोग उन्हें रॉयल फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। लोगों को उनके साथ नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब वान को संग का कॉल आता है जहाँ पर दोनों काम की वजह से घर पर डिनर करने से मना कर देती हैं। वैसे भी संग से बात करने के चक्कर में वान ने खाने में नमक कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था और उनकी पूरी मेहनत बेकार चली गई। इसीलिए वान और चॉय सबवे जाते हैं खुद कुछ खाने के लिए। वहाँ पर चॉय वान को हाई के साथ उसकी एंगेजमेंट की बात कहता है तो उन्होंने चुपके से रिंग्स एक्सचेंज की थी और चॉय वान को भी फिर से एक बार संग को रिंग देकर प्रपोज करने को बोलता है क्योंकि जब उसने संग को प्रपोज किया था तब तो संग के साथ उसकी फेक शादी हो रही थी। तब तो संग उससे प्यार भी नहीं करती थी। वान को भी चॉय की ये बात सही लगती है। वहीं संग से मिलने के लिए उसके फादर गुक आते हैं। वो अब संग को ताइजू की कंपनी संभालने को बोलते हैं। अगर संग उनका पूरा एम्पायर भी संभालेगी तब उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब वो पहले जैसे संग और ताइजू में फ़र्क नहीं करते, उनके लिए अब दोनों इक्वल हैं। अपने फादर का ये प्यार देखकर संग काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि इसी प्यार के लिए वो सालों से तड़प रही थी। दूसरी तरफ कोर्ट लेडी जोंगमी अपनी तरफ से एक बेड संग और वान को गिफ्ट करती है और वान को जल्दी बच्चा करने का हिंट देकर चली जाती है। वान यही बात संग से घर आने के बाद करने का सोच रहा था पर संग आकर अपने भाई की कंपनी उसे मिलने की बात खुशी से बोलती है और अपने करियर को लेकर बहुत ही खुश थी। इसीलिए वान उसे बच्चे को लेकर कोई भी बात नहीं बोलता क्योंकि संग की खुशी में ही उसकी खुशी है। हालांकि वान संग को उसके साथ फिर से एंगेजमेंट करने की बात ज़रूर बोलता है पर संग उसकी बात सुने बिना ही सो जाती है। अगले दिन रांग वान के साथ यून के लिए एक वायलिन खरीदने जाती है। आजकल स्कूल में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे जिनके साथ वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था, कभी पियानो कभी गिटार तो कभी वायलिन। फिर भी यून के लिए रांग और वान खुश थे। यही तो नॉर्मल लाइफ यून चाहता था। वहीं चॉय ने हाई के पेरेंट्स की तरह अब एक फ्लावर शॉप खोल लिया था जहाँ पर आज वान एक बुके खरीद कर संग को देता है और उसके साथ फिर से एंगेजमेंट करने की बात कहता है क्योंकि उसके हिसाब से जब उसने संग को प्रपोज किया था तब वो संग को प्यार करता था पर संग उसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन संग के हिसाब से तब उसे भी वान के लिए फीलिंग्स थी। हालांकि वान के हिसाब से तो उसे संग से तब से प्यार था जब स्कूल में संग ने उसे अपना नाम बोला था। ये सुनकर वो शौक रह जाती है और उसे आज जाकर पता चला कि वान उसे स्कूल टाइम से प्यार करता आ रहा है। जिसके बाद वान संग के पास आकर उसे किस कर लेता है। अगले दिन फिर वान एक म्यूजियम में जाता है जहाँ पर रॉयल फैमिली की चीजें रखी हुई थी। किंग का थ्रोन भी वहीं पर होता है लेकिन वहाँ पर वो किंग का रेड आउटफिट देखने के लिए आया था जिस रेड आउटफिट को पहनने के कारण एक बार उसे उसके फादर ने थप्पड़ मारा था। कितनी अजीब बात है कि किंग के इस रेड आउटफिट को वो चाइल्डहुड से हासिल करना चाहता था और जब उसे वो मिला तब उसने खुद ही उस थ्रोन को छोड़ दिया। लेकिन ये टाइटल छोड़ने का उसे कोई भी दुख नहीं है। फिर वान संग से मिलता है और एक कॉमन मैन की तरह स्पोर्ट्स टी शर्ट पहनकर संग के साथ बेसबॉल मैच एंजॉय करता है, बाहर का खाना खाता है और जब कैमरा वान और संग पर आता है तो सभी लोगों ने पहले की तरह वापस से किस करने को बोलते हैं। इस बार वान बिना किसी हेजिटेशन के सभी के सामने उसे किस करता है जो कि रॉयल फैमिली से होने की वजह से वो पहले नहीं कर पाता था और अब दोनों अपनी एक फ्रीडम की लाइफ एंजॉय करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बस इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।